तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस अध्याय को हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होते हैं, और उससे संबंधित और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पहले भाग को, जिसमें हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थैतिक विभव और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो या वैद्युत स्थैतिक विभव हो या कार्य हो, वो आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपको संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बीच का अंतर पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि संरक्षी बल क्या होते हैं और असंरक्षी बल क्या होते हैं। तो परिभाषा तो इनकी यह है कि ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर या रास्ते पर निर्भर नहीं करता, उन्हें हम संरक्षी बल कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। संरक्षी बल के उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिक बल, स्प्रिंग बल और भी कई सारे बल हैं जिन्हें हम संरक्षी बलों वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। बात करें असंरक्षी बल की, तो उनकी परिभाषा क्या है, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर या रास्ते पर निर्भर करता है, उन्हें हम कहते हैं असंरक्षी बल। उदाहरण क्या है इनके, घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि। लेकिन एक बात तो आप देख पा रहे होंगे कि इन परिभाषा से ये पता नहीं लगता कि हम कैसे ये पता करें कि वो बल संरक्षी बल वाली कैटेगरी में आएगा या फिर असंरक्षी बल वाली कैटेगरी में आएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ। उस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि वो जो बल है जो वस्तु पर लग रहा है वो संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु द्रव्यमान है M1 और M2, जो एक दूसरे से एक r दूरी पर रखे हुए हैं। तो उनके बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता होना चाहिए कि M2 जो है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से M1 के पास आना चाहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होता है। तो आपको करना क्या है, जिस भी बल को आप पता करना चाह रहे हो कि वो संरक्षी है या असंरक्षी है, उसके विरुद्ध वस्तु को आपको विस्थापित करना है। तो जब आप इस M2 को इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध दाईं तरफ लेकर जाओगे, तो इस पूरी ही जर्नी के अंदर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारे बल का विरोध कर रहे होंगे। फिर भी हम जबरदस्ती इस वस्तु को यहाँ ले आए। यहाँ ला करके मैं जैसे ही अपना बल हटाऊंगा और अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल या जो भी विपरीत बल थे उसे वापस वहीं ले जाएं जहां से मैं लेकर के आया था, तो ये जो विपरीत दिशा में लगने वाले बल हैं उन्हें कहते हैं संरक्षी बल। और अगर इस सिचुएशन की बात करें तो M2 द्रव्यमान को यहां लाने के बाद जैसे ही मैं बाह्य बल को हटाऊंगा, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो विपरीत दिशा में लग रहा है, ये M2 को वहीं ले जाएगा जहां से मैं लेकर आया था। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल हो गया, संरक्षी बल। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि संरक्षी बल क्या होते हैं। चलिए मैं आपको संरक्षी बल से संबंधित एक और उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई M द्रव्यमान की वस्तु है, स्प्रिंग से बंधी हुई है। जैसे ही मैं इस वस्तु को दाईं तरफ विस्थापित करूंगा तो उस पर विपरीत दिशा में क्या लगेंगे, स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल भी क्या करेंगे, मेरे द्वारा लगाए गए बल का या कहीं इस वस्तु के विस्थापित होने का विरोध करेंगे। फिर भी अगर मैं जबरदस्ती इस M द्रव्यमान की वस्तु को यहां ले आता हूं और यहां लाने के बाद मैं अपना बल हटाता हूं, तो ये जो विपरीत बल है स्प्रिंग बल, इसको वापस वहीं ले जाएंगे जहां से मैं लेकर आया था। तो ये जो विपरीत दिशा में लगने वाले स्प्रिंग बल हैं, ये भी कैसे हैं, संरक्षी बल। और अगर ऐसा हो कि जहां पर मैंने इस बल को हटाया वस्तु वहीं रुकी हुई है, विपरीत बल जो हैं वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन बल के हटा लेने पर वस्तु को वहां नहीं लेके जा सकते जहां से मैं इसको लेकर के आया था, तो इन बलों को आप कैसा कहोगे, असंरक्षी बल। बात करूं मैं किसी सतह पर रखी हुई M द्रव्यमान की वस्तु की, जब मैं इसको फिर से विस्थापित करता हूं तो एक और बल लगता है इस पर विपरीत दिशा में, जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल भी विपरीत बल तो है ही। अब इस घर्षण बल के विरुद्ध भी अगर मैं इस M द्रव्यमान की वस्तु को दाईं तरफ विस्थापित कर दूं या बाईं तरफ विस्थापित कर दूं, क्योंकि जब बाईं तरफ विस्थापित करूंगा तो घर्षण बल विपरीत दिशा में मतलब दाईं तरफ लगेगा, और यहां जाकर के मैंने अपने बल को हटा लिया, तो बल को हटा लेने पर ये जो घर्षण बल है इसको वापस वहां नहीं लेकर जा सकता जहां से मैं लेकर आया था। तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लग तो रहे, मगर ये है कैसे, असंरक्षी बल, क्योंकि वापस वस्तु को वहां नहीं लेकर जा सकते जहां से हम लेकर के आए थे। एक और बात स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी संरक्षी बल के विरुद्ध वस्तु को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। जब हम विस्थापित करेंगे तो हमने कार्य किया होगा, क्योंकि देखो हमें इसके विरुद्ध वस्तु को विस्थापित करना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके छोटे भाई या बहन के हाथ में रिमोट लगा हुआ है, आप उसके हाथ से रिमोट खींचना चाहते हो तो आपको ताकत तो लगानी पड़ेगी,
उसकी ताकत से ओवरकम करने के लिए। अगर आपका बल उसके द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा है तभी तो आप उससे रिमोट छीन सकते हो। और इस प्रोसेस में जब आप रिमोट को छीनोगे तो आपकी कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपने क्या किया, कार्य किया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस m2 द्रव्यमान को दाईं तरफ विस्थापित करूंगा तो मुझे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना है, तो मेरी ऊर्जा तो खर्च होगी, और वो ऊर्जा किसके बराबर होगी, जो मैंने कार्य किया उसके बराबर। यहां ले जाकर के जैसे ही मैं अपना बल हटाऊंगा तो वो जो कार्य मैंने किया है वो खर्च नहीं होगा, वो इस निकाय की या सिस्टम की ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही मैं यहां बल हटाऊंगा तो वापस इसको लेकर कौन आ रहा है, वापस इसको वो ऊर्जा लेकर आ रही है जो इस निकाय के अंदर स्टोर हो गई है। और यहां जब ये वस्तु लौटेगी तो वो ऊर्जा खर्च नहीं होगी, यहां पर वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर थी, वापस आते हुए ये जो m2 द्रव्यमान है इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। जब ये यहां वापस लौटेगा तो अब ये रुकेगा नहीं, अब इसके पास एक गतिज ऊर्जा होगी जिसकी वजह से ये बाईं तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी कार्य आपने किया वो खर्च नहीं हुआ, वो कार्य उस निकाय की ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। इसी वजह से इन बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं। जबकि स्टूडेंट्स, अगर हम किसी असंरक्षी बल के विरुद्ध वस्तु को विस्थापित करें तो वहां भी हमको काम करना है इसके विरुद्ध, मगर यहां जो हम कार्य करेंगे वो खर्च हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, साउंड के रूप में। वो ऊर्जा जो है आपकी अब आपको दोबारा वापस नहीं मिल सकती। अगर मैं दोबारा से लेके आऊंगा मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, यहां लाने में फिर से वो कार्य जो है फिर से खर्च हो जाएगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया कि संरक्षी बल क्या होते हैं और असंरक्षी बल क्या होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जिन बलों के बारे में हम पढ़ने वाले वो है वैद्युत स्थितिक बल। अब उनके बारे में पता कर लेते हैं कि वो संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है। जैसे दो विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे से चिपके रहना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम जबरदस्ती इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से अलग करें बाह्य बल लगा करके, तो इस पूरी ही प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिक बल जो है वो इसका विरोध कर रहे होंगे। फिर भी अगर हम जबरदस्ती इनको अलग करना चाहें तो हो जाएंगे, लेकिन अलग करने के बाद जैसे ही मैं बाह्य बल को हटाऊंगा तो ये जो वैद्युत स्थितिक बल है ये दोनों आवेशों को दोबारा से वहीं ले आएंगे जहां से मैं लेकर के गया था। तो वैद्युत स्थितिक बल भी कैसे बल है, संरक्षी बल। आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को समान प्रकृति के आवेशों के लिए भी लगा सकते हो कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और तब तक प्रतिकर्षित करते हैं जब तक वो एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र से बाहर ना निकल जाएं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के बाहर से अगर आप उनको पास लाना चाहो एक बाह्य बल लगा करके तो वो पास आ जाएंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिक बल क्या कर रहे होंगे, हमारा विरोध। और पास लाने के बाद जैसे ही मैं अपना बल हटा दूंगा तो फिर से ये वैद्युत स्थितिक बल इन दोनों आवेशों को वहीं ले जाएंगे जहां से कि मैं लेकर आया था, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो वैद्युत स्थितिक बल कैसे हो गए, संरक्षी बल। और अगर आपको अब ये समझ में आ चुका है कि संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं, तो अब आप तैयार हो ये समझने के लिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जांतर हो या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो उसको परिभाषित किस तरह से करते हैं, और r दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, इसमें जाकर के आप जो भी टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर टॉपिक इस प्लेलिस्ट में नहीं है तो कमेंट करके अपना टॉपिक या सवाल मुझसे पूछ भी सकते हो।